अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का वीडियो BA जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUTC 131। आज मेरी ब्लॉक 3 जो बुक है उसमें जो शुरू से जितनी भी इकाई ब्लॉक 3 में दी हुई है उसकी जो अपना इम्तहान खुद लीजिए में जितनी सारी क्वेश्चन आते हैं उनको मैं बताऊंगी। ये ब्लॉक 3 जो बुक है वो इकाई नंबर 9 से शुरू होता है और जिसमें सबसे पहला अपना इम्तहान खुद लीजिए का सबसे पहला जो सवाल है वो होता है कशीदा निगारी की इब्तदा कहाँ से हुई। तो कशीदा निगारी की इब्तदा अरब में हुई। उसका दूसरा वाला सवाल है उर्दू में कशीदा किस ज़बान के जरिए आया। तो उर्दू में कशीदा फ़ारसी ज़बान के जरिए आया। कशीदा की अज़ाए तरकीबी कितनी है। तो कशीदा की अज़ाए तरकीबी 4 है। मतलब, मा, तशबीब, ग्रीज़, मदह और हुस्न तलब, माह दुआ। उसके बाद आता है सवाल नंबर 4। तो उसमें आ जाता है उर्दू का पहला कशीदा निगार कौन है। तो उर्दू का पहला कशीदा निगार कुली कुतुब शाह है। उर्दू का सबसे बड़ा कशीदा निगार कौन है। तो उर्दू का सबसे बड़ा कशीदा निगार सौदा है। सवाल नंबर 6 में आ जाएगा कशीदा निगारी में गालिब की अनफरदियत क्या है। तो कशीदा निगारी में गालिब की अनफरदियत शहल मुमतना का इस्तेमाल है ना। उसके बाद इकाई नंबर 10, वो सारे सवाल इकाई नंबर 9 से था जो कि ब्लॉक 3 में दी हुई है। उसके इकाई नंबर 10 में सबसे पहला सवाल है मशनवी के लग़वी माने क्या है। तो मशनवी के लग़वी माने लफ्ज़ मशनवी अरबी ज़बान के लफ्ज़ मशना से मुश्तक़ है जिसके माने दो क्या हुआ है ना, दो क्या हुआ इसकी माने। उसके बाद है मशनवी के अज़ाए तरकीबी को बला तरतीब लिखे। तो मशनवी की अज़ाए तरकीबी तसलसल है जिसमें पहले आ जाएगा हम्द, नात, मनकबत। उसके बाद आ जाएगा मदह फरमा नरावे वक्त। उसके बाद तीसरा नंबर में आ जाएगा तारीफ़ शेर शखन शबब तालीफ़ व तशनीफ़। चौथा में आ जाएगा खिस्सा या असल मौजू और 5 नंबर में आ जाएगा खात्मा। उसके बाद सवाल नंबर 3 मशनवी की हियत क्या है। तो हियत के एतबार से मशनवी के हर शेर के दोनों मशरे हम कायफा हम रदीफ़ होते हैं। रदीफ़ हो सकते हैं और नहीं भी, मगर कायफा ज़रूर होता है। उसके बाद सवाल नंबर 4 मशनवी शहर अल बयान के मरकजी किरदार के नाम लिखे। तो मशनवी शहर अल बयान के मरकजी किरदार बेनज़ीर, बद्र मुनीर और नज़्म अल निशा है। तो जैसे कि मशनवी अल बयान यहाँ पर इसके मरकजी किरदार है, तो इन सब जो मशनवी जो आपकी किताब में दी हुई है उन सब के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। तो सबसे पहले आ जाएगा मुल्ला वाहिज़ी की मशनवी कुतुब मिस्त्री। मुल्ला वाज़ी की मशनवी कुतुब मिस्त्री उर्दू अदब में तारीख़ी एतबार से बड़ी अहमियत की हामिल है। ये सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के ज़माने में 1609 मुताबिक 1018 हिजरी में तसनीफ़ हुई। 2000 अशार पर मुश्तमिल ये मशनवी मुल्ला वाज़ी ने नहायत फितरी अंदाज में सिर्फ 12 दिनों में मुकम्मल की। उसके बाद आता है मशनवी कुतुब मिस्त्री का शुमार उर्दू के क्लासिकी अदब में होता है। कुतुब मिस्त्री उन खातून का लक़ब है जिससे मोहम्मद कुली कुतुब को मोहब्बत थी। तारीख़ नश्वा के रूह से ये वही हसीना है जो भागमती के नाम से मशहूर है। भागमती हसीन होने के साथ साथ रक्श व मौसीकी में भी कमाल रखती थी। मशनवी ने उर्दू की शेरी रवायत में काबिल रक्श मकाम हासिल किया। उसमें कुल 12 किरदार है जो किसी न किसी शायर के नाम से मशहूर है। इस मशनवी की अहमियत इस वजह से और बढ़ जाती है कि उसमें पहली मर्तबा नज़्म के पराए में तनकीद के वसूल भी बयान किए गए हैं। ये हो गया जो सबसे पहला मशनवी है मुल्ला अशदुल्ला वाज़ी की मशनवी कुतुब मिस्त्री। उसके बाद आता है मशनवी है ना शुमाली हिंद में उर्दू की नुमाइंदा और मकबूल तरीन मशनवी में मीर
हसन की शहर अलबयान और पंडित दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम और नवाब मिर्जा शौक लखनवी की जहर इश्क का शुमार होता है। शहर अलबयान एक आशिकिया मजनवी है जिसमें बेनज़ीर और बद्र मुनीर की इश्क की दास्तान बयान की गई है। किस्सा, किरदार निगारी, जज्बात निगारी, वाक़या निगारी, मंजर निगारी व महकात निगारी और असर अफरीनी में उस मजनवी की मिसाल नहीं मिलती। ये मजनवी कहने को तो एक मंजूम आशिकिया दास्तान है, लेकिन इसमें उस दौर की ज़िंदगी, माशरत, रस्म रवाज, शादी ब्याह की रस्में, लिबास, ज़ेवरात वगैरह की दिलचस्प तफसीलात ज़ियाद के साथ बयान की गई है। उसके बाद आता है मीर हसन की ये मजनवी उर्दू अदब का एक शाहकार है। मीर हसन ने यूँ तो कई मजनवियाँ तख्लीक की है, लेकिन जो मकबूलियत शहर अलबयान को नसीब हुई और किसी मजनवी के हिस्से में न आई। मीर हसन ने 1782 ईस्वी में इस मजनवी तख्लीक की, मगर ये पहली मरतबा फोर्ट विलियम कॉलेज से 1803 में शाये हुई। शुमाली हिंद की दूसरी अहम मजनवी, जिसे दबिस्तान लखनऊ की नुमाइंदा मजनवी कहना गलत ना होगा, गुलजार नसीम, जिसमें ताज अल मलोक और बगवली के इश्क की दास्तान बयान की गई है। शहर अल बयान के बरअक्स इस मजनवी में हमें इख्तिसार, रियायत लफ्ज़ी और सनतों के फ़नकाराना इस्तेमाल के बेहतरीन नमूने देखने को मिलते हैं। खिस्से के एतबार से मजनवी गुलजार नसीम के दो हिस्से करार दिए जा सकते हैं। पहला, शहजादे की गुल बगवली की तलाश में निकलने से लेकर शादी हो जाने तक, और दूसरा, अंदर लोग के वाक़ये से लेकर बगवली के दोबारा पैदा होने तक। यूँ पूरी मजनवी हिंद ईरानी रंग में रंगी हुई है, लेकिन पहले हिस्से में ईरानी रंग और दूसरे हिस्से में हिंदुस्तानी रंग गालिब है। खिस्से की फिजा उस ज़माने की राइज दास्तानों की सी ही है। जहाँ तक किरदार की बात है तो उसके हीरो और हीरोइन यानी ताज अल मलोक और बगावली दोनों में ज़िंदगी अपनी तमाम कैफियतों और तवानाइयों के साथ भरपूर अंदाज में नज़र आती है। दोनों ज़हीन भी है और फाइल भी। दोनों हर मुश्किल से नबर्द आजमाए होने को हिमा वक्त तैयार दिखाई देते हैं और उनसे नबर्द आजमा होकर फतह याब होते हैं। 1857 ईस्वी के बाद मुल्क के हालात तब्दील हुए, जिसके ज़ेर असर अदब और उसके मौज़ूआत में भी तब्दीली के रुझानात पैदा हुए। मजनवी के मैदान में उसकी बेहतरीन मिसाल शौक़ की मजनवी ज़हर इश्क है। शौक़ की मजनवी का कमाल यह है कि उनमें माफ़ोक़ अल फ़ितरी अनासर पैदा है। उसमें इश्क की दास्तान ज़रूर बयान की गई है, लेकिन सादा व पुरलुत्फ़ अंदाज में हकीकी इंसानी मालूमात ज़िंदगी का बयान है। जहर इश्क नवाब मिर्जा शौक लखनवी की बुलंद पाया मजनवी है। ये इख्तिसार, शिद्दत, जज्बात, ज़बान व बयान की सादगी, महारत की बरजस्तगी, मकालमा निगारी, मौसीकियत और बेहतरीन तहज़ीबी अक्कासी की वजह से अदब में अहम मकाम रखती है और उसका शुमार उर्दू के अहम मजनवियों में होता है। ज़हर इश्क गरचा एक मुख्तसर आशिकिया दास्तान है, उसमें ना तो किरदारों की भरमार है और ना ही माफ़ोक़ अल फ़ित्र अनासर। उसके बावजूद उसकी अहमियत मसलम है। शौक़ ने लखनवी की बेगामती ज़बान, ज़रबुल मिसाल और महावरात को बड़े फ़नकाराना अंदाज में बयान किया है। साथ ही उसमें लखनवी माशरत की झलक अपनी शान के साथ मौजूद है। शौक़ की मजनवियाँ दबिस्तान लखनऊ की अदबी ज़ख़ीरे के काबिल कदर इज़ाफ़ा है। ये 4 मजनवी हैं जो किताब में आप लोगों की किताब जो ब्लॉक 3 की किताब है उसमें दी हुई है। सबसे पहली जो मजनवी है वो कुली कुतुब मिस्त्री जो मजनवी का नाम है और लिखने वाले हैं
मुल्ला असदुल्ला वहजी, और ये कुली कुतुब शाह की दौर में लिखी गई। कुली कुतुब शाह की जो वाइफ है उसकी खूबसूरती के ऊपर ये मोहब्बत, कुली कुतुब शाह की मोहब्बत के ऊपर ये मशनवी है। अगर आप लोग रीड करते हैं तो पता चलेगा। उसके बाद आता है शुमाली हिंद में नुमाइंदा और मकबूल तरीन मशनवी में आता है 3 मशनवी आती है, जिसमें मीर हसन की शहर अल बयान और पंडित दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम और मिर्ज़ा नवाब मिर्ज़ा शौक लखनवी की जहर एक, जो शुमाली हिंद की मशहूर तरीन मशनवी में शामिल है। ये 4 मशनवी जो आपकी किताब में मौजूद है वो आप लोगों को याद रखनी होगी, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स की होती है उसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है कि शुमाली हिंद की मशनवी के नाम लिखिए और किसी एक पर नोट्स लिखिए, या फिर जहर एक्स पर उसकी ज़बान पर नोट लिखिए, या फिर जहर एक्स पर नोट लिखिए, कुछ भी इस तरह की मशनवी। तो अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी हासिल करके रख सकते हैं तो उसमें आप लोग का जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बआसानी आप लिख पाइएगा। तो उसके बाद सवाल नंबर 5 आते हैं। सवाल नंबर 5 में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की 2 मशनवियों के नाम लिखें। तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की 2 मशनवी के नाम में आ जाएगा मुनाज़त बेवा और चुप की दाद। सवाल नंबर 6 में आ जाएगा रज़ो मियाँ मशनवी की मौजू क्या होती है। तो रज़ो मियाँ मशनवी का मौजू जंग व सजाअत का बयान होता है। उसके बाद आ जाएगा इकाई नंबर 11। इकाई नंबर 11 में सबसे पहला जो सवाल आता है, अपना इम्तहान खुद लीजिए में, वो गज़ल में मतला और हुस्न मतला से क्या मुराद है। गज़ल के पहले से कि दोनों मर्शे हम कायफे होते हैं जिसे हुस्न मतला कहते हैं, आता है तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल के पहले शेर के दोनों मर्शे हम कायफा होते हैं जिसे मतला कहते हैं, और उसके बाद आता है तो उसे हुस्न मतला कहते हैं, है ना। उसके बाद है सवाल नंबर 2, अहद मीर के 3 गज़ल गो शोरा के नाम लिखे। अहद मीर के 3 अहम गज़ल गो शोरा में आ जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शोदा, ख्वाजा मीर दर्द और मीर सोज। सवाल नंबर 3 में आ जाएगा 2 ऐसे शायरों के नाम बताइए जो नज़म और गज़ल दोनों के बड़े शायर हैं। तो सबसे पहला नाम आ जाएगा अल्लामा इकबाल और दूसरा फैज़ अहमद फैज़, नज़्म और गज़ल दोनों के बड़े शायर हैं। सवाल नंबर 4, तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले 2 गज़ल गो शोरा के नाम लिखें। तो तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले गज़ल गो शोरा में फैज़ अहमद फैज़ और मजरू सुल्तानपुरी का नाम अहम है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 5, दबस्तान दहली और दबस्तान लखनऊ की गज़ल में क्या फ़र्क है। दबस्तान दहली और दबस्तान लखनऊ का तस्वीर कायम हुआ तो उर्दू गज़ल भी दहली स्कूल और लखनऊ स्कूल के खानों में बट गए। नासिक की सख्त गिरही के सबब लखनऊ की उर्दू गज़ल अल्फाज का बुलंद बन के रह गई। शेरियत, रज़ामियत और गहराई की बजाय ज़ाहिरी हुस्न के तज़कुरे, मामला बंदी और बयान की ज़ियाई को लखनऊ स्कूल की गज़ल में जगह दी जाने लगी। गज़ल से असर और सोज़ व गुदाज कहीं गायब हो गया। दहली स्कूल की गज़ल में सोज़ गुदाज है, दर्द व गम की कशक है, माजी की शानदार यादों की तड़प है। दहली स्कूल की गज़ल में रूहानियत, तागज़ल व तहदारी है। इकाई नंबर, उसके बाद आ जाएगा इकाई नंबर 12। इकाई नंबर 12 का सबसे पहला जो सवाल है वो है उर्दू मर्शिया एक असलूब है या शनफ। वज़ा कीजिए। उर्दू में मर्शिया मौज़ूआती शनफ है, असलूब नहीं। रसाई शायरी की 3 किस्में हैं, शख्सी मर्शिया, करबलाई मर्शिया और ज़मानी मर्शिया। मानवी एतबार से तीनों की तारीफ़ें अलग अलग है, और सनफ उसे कहते हैं जिसकी कोई हतमी तारीफ़ की जा सके।
جبکہ تاشیف اور حزن و ملال ان تینوں میں مشترک اسلوب کے طور پر کام کرتا ہے۔ جس طرح طنز و مزاح صنف نہیں اسلوب ہے، اسی طرح مرثیہ بھی ایک اسلوب ہے۔ سوال نمبر 2، کربلائی سخشی اور زمانی مرثیے کی حتمی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ کربلائی مرثیہ اس صنف مرثیہ کو کہتے ہیں جس میں شہید الشہید حضرت امام حسین یا ان کی رفاقائی کے سفر کربلا، مصائب، سزائد اور شہادت کا بیان کیا جائے اور ان کے ساتھ ہوئی ناانصافی پر ماتم کیا جائے۔ کربلائی مرثیے کا کثرت سرمایہ شاعری میں ہے، مگر کچھ نمونے نثر بھی مل جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، کربلائی مرثیے کی بنیادی ماخذ سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ تو اس کا جواب میں آ جائے گا، کربلائی مرثیے کا بنیادی ماخذ واقعات حضرت امام حسین، ان کی خواہش، وقارت اور دشمنیہ دین یزید اور ان کے فوجیوں کے ظلم و ستم سے ہے۔ حضرت امام حسین کی سچائی اور حق پرستی کے خلاف یزید نے جو ظلم و ستم کیا، ان کی مذمت کربلائی مرثیے میں کی جاتی ہے۔ اس طرح کربلائی مرثیے کا تعلق واقعہ کربلا اور ان سے وابستہ افراد سے ہے۔ ان کا تعلق مذہب اور عقیدت سے ہوتے ہوئے بھی ادب سے گہرا ہے۔ سوال نمبر 4، کربلائی مرثیے کے عزائد ترکیبی کی وضاحت کیجیے۔ عزائے مرثیہ کی وضاحت سے قبل یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اس میں عزائد ترکیبی صرف کربلائی مرثیے میں پائے جاتے ہیں۔ شخصی یا زمانی مرثیوں میں عزائد ترکیبی نہیں پائے جاتے ہیں۔ کربلائی مرثیے میں اب تک 9 عزائد ترکیبی کی وضاحت کی گئی ہے۔ 1 نمبر میں آ جائے گا چہرہ، دوسرا معذرہ، تیسرا صرافہ، چوتھا رخصت، پانچواں عمد، چھٹا رز، ساتواں جنگ، آٹھواں شہادت، 9 بھی۔ ان تمام عزائم میں معذرہ کو چھوڑ کر باقی 8 عزائد تسلیم شدہ ہیں، جن کی انفرادیت وضاحت کے لیے اس سبق سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ان سب کی جو آٹوں جو عزائد ترکیبی ہے، ان کی میں تعریف اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتائی چکی ہوں، جس میں مرثیے کے سلسلے میں دی ہوئی ہے، کربلائی مرثیے کے سلسلے میں دی ہوئی ہے۔ اس میں چہرہ، معذرہ، صرافہ، رخصت، ان سب کی تھوڑی تعریف بھی بیان کی ہوئی ہے۔ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک دی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 5، کربلائی مرثیے کی حیت اور فن پر روشنی ڈالیں۔ تو کربلائی مرثیے کی کوئی ایک حیت متعین نہیں ہے۔ اردو شاعری کی لگ بھگ تمام حیتوں میں مرثیے لکھے جاتے رہے ہیں، آج بھی لکھے جا رہے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ خالق و ضمیر اور انیس و دبیر کے عہد نے کربلائی مرثیے میں مصدش کی حیت کو بہت مشہور اور معروف کر دیا۔ سوال نمبر 6، کربلائی مرثیے کی ارتقاء کا جائزہ لیجیے۔ اردو میں کربلائی مرثیے کے ارتقاء پر روشنی ڈالنے کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ ان سبق کے مذکورہ اور مطلوبہ حصے پر غور کیا جائے اور اس کے سہارے بار دیگر لکھنے کو کوشش اور مشق کی جائے۔ نمبر 1، اردو شاعری کی وہ کلاسیکی شعری نظمیہ اصناف جو فارسی زبان کی شاعری سے مستعار ہے، کون سی ہے؟ اردو شاعری کی وہ بیشتر کلاسیکی اصناف جو فارسی شاعری سے مستعار ہے، ان میں قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، رباعی، قطعہ، غزل اور حیت اعتبار سے مصدش، مخمش اور مثلث ترکیب بند، ترجیع بند، مستزاد، مدح وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ یہ اکائی نمبر 13 کا سب سے پہلا والا سوال ہے۔ نمبر سوال، جدید اردو شاعری کا آغاز کب ہوا؟ اس کے بانی کون تھے؟
जदीद उर्दू शायरी का आगाज़ 1857 के तब्दील शुदा सियासी समाजी हालात के जेर असर 1867 में कैरनल हाईलाइट के जेर सरपरस्ती अंजुमन पंजाब लाहौर की जानिब से मनकीदा खसूसी शेरी नशवतों और मौज़ूआती मुशायरों से हुआ। मौलाना मोहम्मद हुस्न आज़ाद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और बाज़ दिगर माशिर नज़्म-निगार शोरा उसके बानियों में शामिल थे। तीसरा वाला सवाल, उर्दू की कौन सी शेरी हैयत नज़ामिया शायरी के जामरे में आती है? तो सबसे आ जाएगा उसके जवाब में मसलस, मखमस, मस्तश, मसमता, मशमत और मस्तजात, तरकीबबंद, तरजीबंद वगैरह शेरी हैयत उर्दू की कदीम नज़ामिया शायरी के ज़ामरे में आती है। सवाल नंबर 4, मगरबी अदब के ज़ेर असर उर्दू में राइज नज़ामिया असनाफ कौन सी है? के जवाब में आ जाएगा आज़ाद नज़्म, नज़्म मर्रा, नसरी नज़्म, सनाइट वगैरह ऐसी असनाफ सकन है जो मगरबी अदब के ज़ेर असर उर्दू शायरी में राइज हुई है। सवाल नंबर 5, उर्दू शुअरा ने जापानी की कौन सी शेरी असनाफ में तबई आजमाई की? जवाब में आ जाएगा हाइको, तिंका, रिंका, चुका, सेंटेरियो वगैरह जापानी शेरी असनाफ में उर्दू शुअरा ने तबई आजमाई करके अपनी खालकाना शेरी सलाहियतों का सबूत दिया है। उन असनाफ में कई शुअरा की शेरी मौज़ूएं भी शाये हो चुकी हैं। सवाल नंबर 6, उर्दू में राइज अहम फ़ारसी सनफ़ का नाम क्या है? उर्दू में राइज फ्रांसीसी शेरी सनफ़ का नाम तराइले है। पंजाबी ज़बान की किस शेरी सनफ़ को उर्दू शुअरा ने इख्तियार किया? इसके जवाब में आ जाएगा माहिया वो पंजाबी शेरी सनफ़ है जिसमें उर्दू शुअरा ने भी मशक़ शकन किया। उसके बाद सवाल नंबर 8, नसरी नज़्म की तारीफ़ बयान कीजिए। नसरी नज़्म में अर्ज़, बहर, वज़न, रदीफ़ और कायफ़ा की पाबंदी ज़रूरी नहीं है। उनकी बुनियाद ज़बान की फ़ितरी आहंग पर कायम है। उसमें मरकज़ी ख़याल के तहत मनूइयत व मक़सूदियत पर तवज्जो दी जाती है। सवाल नंबर 9, आज़ाद और मायरा नज़्म में क्या फ़र्क है? नज़्म मायरा और आज़ाद नज़्म पाबंद नज़्म के मुकाबले आज़ाद होती है, लेकिन उनके अपने मख़सूस वसूल व ज़ुबत है। नज़्म मायरा में सिर्फ रदीफ़ और कायफ़े की पाबंदी नहीं की जाती, वरना उसके तमाम मर्शी बराबर होते हैं, जबकि आज़ाद नज़्म में एक कदम और आगे बढ़ाया गया है, यानी आज़ाद नज़्म के मर्शी छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनमें बहर एक ही होती है और उसके मर्शियों में अरकान की तादाद घटती बढ़ती रहती है। सवाल नंबर 10, जदीद उर्दू नज़्म के अहम शुअरा के नाम बताइए। तो ये जो जवाब है मैं एक बार बता चुकी हूँ इन सारे नाम, तो आप एक बार स्क्रीन पर देख ली क्या क्या नाम दिए हुए है। सबसे पहले जो अगर आप मशहूर अगर नाम देखते हैं तो उसमें एहसान दानिश, अख्तर शिरानी, सज्जाद ज़ाहिर, फैज़ अहमद फैज़, सरदार जफरी, नून मीम रशीद, है ना। ये सारे नाम जो है काफ़ी अहम नाम है। उसमें से और भी आ जाएगा अगर आप देखते हैं तो। उसके बाद इकाई नंबर 13 आ जाता है। इकाई नंबर 13 में सबसे पहला सवाल, उर्दू शेरी असनफ़ किन किन ज़बानों से ली गई है? तो इसका जवाब में आ जाएगा अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, फ्रांसी, जापानी, हिंदुस्तानी, पश्तो ज़बानों से है। सवाल नंबर 2, 1857 ईस्वी से कबल उर्दू की असनाफ किन ज़बानों से ली गई? तो उसके जवाब में आ जाएगा अरबी, फ़ारसी, पश्तो और हिंदुस्तानी ज़बानों से। उसका सवाल नंबर 3, कतिया और रुबाई में क्या फ़र्क है? तो रुबाई 4 मर्शियों पर मुश्तमिल
نظام قائفہ اور خاص وزن کے ساتھ ایک نظم ہے، جبکہ قطیہ کے لیے خاص وزن اور مرثیوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں۔ سوال نمبر 4، گیت کسے کہتے ہیں؟ کے جواب میں آ جائے گا موسیقی کے لحاظ سے گائی جانے والی نظم کو گیت کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، چہاربیت اردو میں کس زبان سے آئی؟ چہاربیت اردو میں پشتون زبان سے آئی۔ یہ ساری جو سوالات تھی اکائی کی بلاک 3 کی جو آپ کی کتاب ہے BODC 131 کا جو کتاب ہے، وہ جو اس میں جتنے بھی سارے اکائی میں اپنا امتحان خود لیجیے میں جتنے بھی سارے کوشچن آ رہے تھے، اور جو مثنوی کے بارے میں جو پہلے کی ویڈیو میں چھوٹ گئی تھی رہ گئی تھی بتانا، اس کو بھی میں اس ویڈیو میں بتا دی۔ اور یہ جو کتاب ہے وہ کتاب یہیں پر ہی پورا مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کو کسی خاص ٹاپک کے اوپر آپ کو جانکاری حاصل کرنی ہے تو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، میں اس سلسلے میں بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گی۔ اور یہ جو کتاب میں بتائی اس میں بھی اگر کچھ رہ گیا ایسا کوئی ٹاپک تو اس کو بھی آپ کامنٹ میں بتائیں، یا پھر جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں، تو میں بتانے کی کوشش کروں گی۔ آج کی یہ ویڈیو یہیں تک۔ جو نیو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ پلیز سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں۔